नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लैंग्वेज साइंस वर्ल्ड और मैं मुकेश कुमार आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर विज्ञान। तो आज हमारा आपका टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये समीकरण है आपका विज्ञान सब्जेक्ट से ही आता है, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान के बारे में कुछ। तो क्या होता है विज्ञान, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बताना जरूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान का मतलब है एक ऐसी परिभाषा बता दीजिए आप विज्ञान की जो कि आपको नॉर्मली रूप में काम आती रहे। तो ऐसी परिभाषा, बहुत सी परिभाषाएं होती है विज्ञान की कि प्रकृति के किसी विषय का क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। बहुत सी परिभाषाएं आपने आज तक पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा। विश्व में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु का विशेष अध्ययन करना, उसके बारे में प्राप्त करना विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा हो गई नॉर्मल सी विज्ञान की। अब चलिए इसके कुछ भाग देख लेते हैं, विज्ञान को कितने भाग में हम अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जी हाँ, विज्ञान को हम 3 भागों में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रासायनिक पदार्थ जैसे कोई भी अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार से किसी भी अम्ल का अध्ययन करना, किसी भी विलयन का अध्ययन करना या किसी भी रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं, प्रकृति में उपस्थित किसी भी रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीव आएगा। जीव व जंतुओं और किसका अध्ययन होता है इनमें, जीव जंतुओं व संजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की परिभाषा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुत्ता। कुत्ता क्या है, एक जीव है। उसके बाद बात कर लेते हैं मानव। मानव क्या है, एक जीव है ना। मानव ऐसे तो नहीं है कोई विशेष प्रजाति है मानव, नहीं, मानव भी क्या है, एक जीव है। पादप, पादप भी क्या है, एक संजीव। हर वह वस्तु जो संश्लेषण करती है वह संजीव होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या पेड़ों में पौधों में जीवन होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पेड़ों पौधों में जीवन होता है। अब भौतिक विज्ञान, भौतिक पदार्थों, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। भौतिक पदार्थों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान की यह शाखा होती है जिसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंदर हम देख सकते हैं जल क्या है, भौतिक पदार्थ है। प्रकाश क्या है, भौतिक पदार्थ है। ऊष्मा क्या है, एक भौतिक पदार्थ है। तो ये सभी जो भाग हैं वो भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो
तो हमने पढ़ा अब तक कि विज्ञान क्या होता है, कितने भाग होते हैं, किस किस भाग को हम पढ़ेंगे। तो आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 के अंदर आपके तीनों प्रकार के विज्ञान हैं, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा और हम डीपली चलते हैं। विज्ञान में कुछ पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि अत्यधिक आवश्यक होती है। आपने पहले भी सुना होगा कि पदार्थ के बारे में आपने सुना होगा। क्या? पदार्थ, द्रव्य, जिसे हम मैटर भी कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है, किसे हम मैटर के नाम से जानते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो पदार्थ की बात कर रहे हैं हम कि पदार्थ क्या होता है, कैसा होता है और क्यों होता है। तो चलिए बताते हैं पदार्थ क्या होता है। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो वह कुछ स्थान घेरती हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मतलब बात करने वाले है कोई भी वस्तु की आप बात कर लो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर वह क्या करती हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ भार हो, और वह रखने पर, जैसे मार्कर है मैंने हाथ पे रखा है, क्या कर रहा है? कुछ स्थान घेर रहा है। तो कुछ स्थान भी घेरता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। भौतिक और रासायनिक। तो हम बात करने वाले हैं भौतिक और रासायनिक भागों में। तो भौतिक प्रकार के पहले बात कर लेते हैं हम कि भौतिक प्रकार से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ठोस की, द्रव की और गैस की। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, ये है द्रव्य और ये क्या है? द्रव। द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है? द्रव्य होता है पूरा पदार्थ और द्रव होता है लिक्विड, तरल। जैसे आप पानी पीते हैं, वो क्या एक द्रव्य है या द्रव है? वह एक द्रव है, ना कि एक द्रव्य। द्रव्य तो है ही है क्योंकि वो एक पदार्थ तो है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ है, लेकिन पदार्थ का कौन सा भाग है? लिक्विड भाग है। ठीक है, आप शुरू करते हैं इनके बारे में। तो ठोस के जो, जैसे कोई भी ये मार्कर है, तो इसके अंदर ये मार्कर है वो किससे बना है? प्लास्टिक से। छोटे छोटे कण तो होंगे ना जो मिलकर इसको पूरे का निर्माण करते हैं, तो वो बहुत ही पास पास में होते हैं इस प्रकार से। द्रव में बात करें तो ये कण थोड़े थोड़े दूरी पर स्थित होते हैं, और गैस की बात करें तो कण अत्यधिक दूरी पर ये कण होते हैं वो स्थित होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इससे आगे। तो जो कण हैं इनको आपस में बांध के रखने का कार्य तो कोई कर रहा हो नहीं। तो जैसे कि पृथ्वी है, हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? धरती के ऊपर ऊपर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे की तरफ धकेल रहा है। लगातार क्या कर रहा है? अगर हम थोड़ा सा ऊपर छलांग लगाएंगे तो वापस नीचे ले जाएगा ना। तो ऐसे इन कणों को आपस में रोक के रखने का कार्य भी कोई ना कोई चीज कर रही है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतराण्विक आणविक बल। और इन कणों के बीच एक दूरी है, इसको किससे दर्शाते हैं? अंतराण्विक दूरी। तो पदार्थ के बारे में हमने जाना कि पदार्थ क्या होता है, किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि हम बात करने वाले हैं क्लास 10। ये आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। विज्ञान में कोई भी चैप्टर आप शुरू करने वाले हैं उससे के पहले कुछ बातें होती है वो मैंने आपको बताई जो आपके लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं।
तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारे अध्याय को। तो सबसे पहले पाठ से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? आपने सुना होगा कि 9वीं कक्षा में, पहली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि कुछ न कुछ 2-3 चीजें मिलती है और एक चीज नई वस्तु का निर्माण करती है। इस प्रकार से बनकर के कुछ उत्पाद बन जाते हैं, अभिकर्मक मिलते हैं। ये बहुत बातें पढ़ी होगी, तो आज हम इसको डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ को बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जिस पर आप विचार कीजिएगा। सेब को काट देते हैं, बीच में से सेब को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। बर्फ का पिघलना, जी हां, सेब को काटना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या होते हैं? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इनमें कि सेब को काट दिया, बर्फ पिघल गई, मोमबत्ती जल गई, तो क्या इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये जानने के लिए हम देखते हैं कि सेब को काटा है, ये सेब है, इसे बीच में से काट दिया, 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, इतना और इतना। तो क्या इसे हम वापस जोड़ सकते हैं, चिपका सकते हैं ना? आसानी से चिपका देंगे। बर्फ पिघल गई है, पिघल रही है, तो क्या हम उसे वापस बर्फ बना सकते हैं? द्रव से बना देंगे ना आसान से, उसको फ्रीजर में रखेंगे और वापस बर्फ बन जाएगा। अगर एक बार मोमबत्ती जल गई तो क्या उसे मोमबत्ती बना सकते हैं? उसे मोमबत्ती तो नहीं बना सकते, लेकिन मोम से वापस मोमबत्ती बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? बत्ती के अतिरिक्त आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है, जैसे सेब को काटना और बर्फ का पिघलना, इनमें क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका आकार बदल रहा है। क्या बदल रहा है? आकार। लेकिन जब मोमबत्ती जल रही है तो क्या हो गया? इसके मूल गुण है जो इसके मूल गुणों में बदलाव हो जाता है। तो जिनमें आकार में परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और इसमें मूल गुणों में बदलाव आ जाए, मूल गुणों में परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जहां भी रासायनिक परिवर्तन हो, वहां कह सकते हैं कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जहां भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होना निश्चित होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं कि अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में बदलाव होता है, थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, आसान रहे आपके लिए। ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में, जी हां, भौतिक गुणों में बदलाव हो, जिसमें भौतिक गुणों में बदलाव हो, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और आकार में भी क्या हो? बदलाव हो। जैसे आकार या अवस्था में परिवर्तन हो गया पदार्थ को, इसमें क्या होगा? जैसे सेब को काटा तो इसका आकार बदल गया ना, या फिर अवस्था बदल गई, लेकिन रहा तो क्या वो सेब ही है, टेस्ट तो वही आएगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसका जो स्वभाव है वह परिवर्तन हो गया, तो इसका सिर्फ और सिर्फ आकार परिवर्तित हुआ है। क्या इन पुनः प्राप्त कर सकते हैं? आज सेब को हमने काट दिया तो उसे पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे क्या? इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं? हम एक बार फिर से वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में पहले था। सेब को चिपका दो, वापस सेब बन जाएगा, खा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ पिघल गई है, उसे वापस फ्रीजर में रखो और वापस उसे बर्फ बना लो। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को समझना भी बहुत अधिक आसान है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अत्यधिक उलझन हो। तो इसे समझने के लिए चलिए शुरू कर देते हैं।
तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भौतिक परिवर्तन के लिए आसान से कुछ स्टेप जिससे आप पता चल सकता है आपको कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हुआ है या फिर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, जैसे हम पानी की बात कर लेते हैं, हमने क्या लिया, जल लिया, जल को क्या बनाया, बर्फ बनाया, बर्फ को क्या बनाया, वाष्प बनाया, क्या बनाया, वाष्प। क्या तीन अवस्थाएं हो गई ना, द्रव, ठोस और गैस, जल की तीनों अवस्थाएं आ गई। तो अभी देखिए जल है, ठीक है, जल को हम क्या कर रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं और बर्फ को वाष्प बना लिया। वापस क्या वाष्प को बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को पानी बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। मतलब इसकी ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित होगी है, ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में, ठीक है। तो अब देखिए, समझने के लिए हमारे पास दो बहुत है, इसकी दो अवस्था, तीसरी को अभी अभिक्रिया इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ होगी ना। तो इस क्या कह सकते हैं, जो भौतिक अवस्था होती है यह दोनों दिशाओं में होती है। इसकी दिशाएं क्या होती है जी, अब दोनों दिशाओं में होती रहती है, इधर भी चलेगी और उधर भी चलेगी। इसका कोई अब कह नहीं सकते कि आगे आगे जाएगी, वापस भी आ जाएगी, आगे भी चली जाएगी। तो जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। जी हाँ, जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती है, जैसे कि जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, या उस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय। और हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन को, जो एक तरफ होगा उसकी हम आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं, वो देखते जाएंगे हम जैसे जैसे हम आगे चढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जल का सूत्र भी क्या होता है, H2O, बर्फ का भी H2O, गैस का भी H2O। तो इसके जो स्वभाव है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जल है तो बर्फ में कोई नया ही पदार्थ बन गया, और नया पदार्थ तो बिल्कुल नहीं बना है, रहा तो क्या है वो H2O ही रहा है, उसमें हाइड्रोजन दो ही है, ऑक्सीजन एक ही अवस्था में उपस्थित है। तो इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन की। अब शुरू कर देते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, अब आप कहेंगे कि हमने पहले पदार्थ क्यों पढ़ा था, तो यहां पर देखिए पदार्थ आपको पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। अगर आपको पता ही नहीं है पदार्थ क्या है, तो अब यहां से लेसन शुरू कर दे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या देखा था कि उसके मूल गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, साथ साथ में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। साथ में क्या होता है, एक नए पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है। उसकी जो मूल गुण है वो तो बदलेंगे, लेकिन उसके जो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, एक नया पदार्थ होगा। जैसे हमने भौतिक अवस्था में देखा था, सेब को काट दिया तो क्या नया पदार्थ बना था, नहीं बना था ना। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। इस प्रकार का परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। देखो, अस्थायी मतलब बर्फ को आपने पानी बना दिया, पानी को बर्फ बना लो, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा, उसमें बाद में कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, और क्या होगा, लोहे पर जंग लगना, एक और बात आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जहां पर भी जलना शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, जलना, तो जलने का मतलब कुछ जलेगा तो
नया पदार्थ बनेगा तो जलना शब्द आता है, उसका मतलब हो जाएगा यह परिवर्तन कौन सा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं बात करें, अब हम दूध को क्या बना दिया, दही बना दिया। दूध को हमने क्या बना दिया, दही बना दिया। तो क्या इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? दूध का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है क्या, नहीं होता ना। लेकिन दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इसके जो क्या देख रहे हैं हम, मूल गुण हैं, इसका मूल गुण है वो परिवर्तित हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। दूध क्या होता है, खट्टा नहीं होता, लेकिन दही क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद देखिए नया पदार्थ बनता है, दूध से दही क्या बनेगा, एक नया पदार्थ है। क्या वापस हम दही से दूध बना सकते हैं? क्या इस प्रकार से यह अभिक्रिया वापस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि वापस यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में नहीं होती है, सिर्फ अग्र दिशा की तरफ यह अभिक्रिया होती है। तो एक नया पदार्थ का निर्माण भी हो गया। स्थायी परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन क्या होता है, बिल्कुल ही स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, वापस उसको नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दही बन गया, दही से वापस दूध बना दोगे, नहीं बना सकते ना। जैसे अगर आपने क्या किया, आपके घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था और उसको आपने दही बना लिया, दही बनाते ही 2-3 घंटे का समय लगा और आपके घर पे मेहमान आ गए। तो मेहमानों को चाहिए चाय, चाय कैसे बनाओगे? आपके दिमाग में आता है चलो हमने जो दही बनाया था उससे वापस दूध बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या कर पाओगे आप? नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो एक दिशा में हो उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार का परिवर्तन जो एक दिशा में होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, और जो दोनों दिशाओं में होता है वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और भी देख सकते हैं हम, जैसे मोमबत्ती का जलना। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण में कंफ्यूज रहते हैं काफी बच्चे, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे दोनों एक ही बात है, मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, लेकिन दोनों एक बात नहीं है। मोमबत्ती में क्या आ रहा है, जलना शब्द आ रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जहां पर भी जलना शब्द आ जाए उसका मतलब क्या, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो अगर मोम पिघल गया तो वापिस उससे मोमबत्ती बना सकते हो, अगर सिर्फ क्या है मोम पिघला है। अगर मोमबत्ती जली है मतलब जल रहा है, कुछ नया कुछ पदार्थ है वो बन रहा है, ठीक है। यहां तक हमने अब तक समझा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। दोनों परिवर्तनों के बारे में हमने जाना, और आप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इसके बारे में अब तक हमने अच्छे से अध्ययन है वो कर लिया है। तो अब हम बात करने वाले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमारा पाठ है वो इसी पर आधारित है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब जानेंगे हम रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान सी परिभाषा बता देता हूं मैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यही रासायनिक समीकरण कहलाती है, या रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। दोनों कह सकते हैं इसमें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं बिल्कुल ही, जिससे आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाए। H2 और O2 मिलकर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के
दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलकर के दो परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, पानी का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जो नया पदार्थ बन रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसका, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पर जो विज्ञान की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। कट कर तो अब आज हम पढ़ेंगे बस इतना ही, इससे अधिक जानेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कीजिए, अच्छे से इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। हम अगली क्लास में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को विस्तार से समझेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होती है, क्यों होती है, कैसी होती है और इसको संतुलित कैसे करते हैं, ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।